हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता होगा कि हमने इकोनॉमिक्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम पूरा इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका मेन फोकस रहेगा पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। इसके साथ ही देखिए HP सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सब में जो है ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में सेम रहता है। नेट सेट में एक्स्ट्रा ये है कि उसमें इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स थोड़ा ऐड होता है, तो इस वजह से उसका थोड़ा सिलेबस ब्रॉड रहता है, बट उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि आज जो है HP में 7 अप्रैल को HP PGT हिंदी का एग्ज़ाम हो गया है। PGT हिंदी, तो PGT हिंदी का हमने वीडियो डाला हुआ है, आंसर की डाली हुई है। तो जिसने आंसर चेक नहीं किए अपने, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे या फिर आपके भाई बहन जो भी हिंदी के हैं या जो HP इकोनॉमिक्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से जो है क्वेश्चन पेपर देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी PGT के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको हर एक का क्वेश्चन पेपर देखना है। और पेपर वन की बात ये हो रही है, पेपर 1 चेक करना है और देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। क्वेश्चन PGT का पेपर 1 का जो ईजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन ईजी थे बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लेना है क्योंकि पेपर 1 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर 1 आपका क्लियर नहीं होता है तो पेपर 2 में आप कितना भी टॉप करें, पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। तो इसीलिए पेपर 1 से रिलेटेड भी हम वीडियो डालते रहते हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखो, यूटिलिटी को एनालाइज करने के 2 तरीके बताए हुए हैं, एक तो कार्डिनल एनालिसिस और एक ऑर्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस को, इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में, जैसे 1 2 3। मैंने 1 सेब खाया, मेरे को 1 यूटिलिटी मिली, 2 खाया 2 मिली। बट जब हिक्स और एलन ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसको रैंक दे सकते हैं, ऑर्डिनल रैंक दे सकते हैं बट कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डर दे सकते हैं। तो इन्होंने जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया और 1928 में हिक्स एलन की बुक आती है, और कंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, और इसको जो है हिक्स ने फिर से मॉडिफाई किया है 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल नामक बुक में। और ये पेपर में भी पूछा जाता है हिक्स की बुक का नाम क्या है, तो ये वैल्यू एंड कैपिटल है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व टेक्निक किसने दी है, एडम स्मिथ ने। उसके बाद हिक्स एलन ने इसको यूज़ किया है और तब से इसका जो है ज़्यादा प्रचलित हुई है। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। जैसे ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या होगी कि ये आपके पास 2 कमोडिटी, एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है, तो 2 कमोडिटी के डिफरेंट कम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, 2 कमोडिटी के डिफरेंट कम्बिनेशन को बताता है, जिस पर कंज्यूमर को जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो इसको चुने, चाहे वो इसको चुने, चाहे इसको चुने। ये देखिए, ये डिफरेंट कम्बिनेशन है। यहाँ पर x गुड है, x1 यहाँ पर y1, इसी तरह से x2 x3। यहाँ मान लीजिए जैसे सेब है, आप 1 सेब के साथ 10 आम लो, 2 सेब के साथ 8 आम लो, या 3 सेब के साथ 4 आम लो, यूटिलिटी आपको सेम ही मिलेगी, यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर यूटिलिटी का कोई चेंज नहीं होता है। जब इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता है तो यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाती है, हायर इंडिफरेंस कर्व में ज़्यादा यूटिलिटी हमें देता है। तो अब देखिए इसकी अजम्पशन देख लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की।
तो अब क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल मेजरमेंट वही हुआ कि ऑर्डर दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि इससे मेरे को कम सेटिस्फेक्शन मिला, इससे थोड़ा ज़्यादा मिला, इसकी तुलना में इससे और ज़्यादा मिला, बट इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं यूटिलिटी को। फिर है मोर ऑफ अ कॉमोडिटी इज़ बेटर देन लेस, इसको कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे एक टोकरी है, इसमें 10 सेब है, दूसरी टोकरी है, इसमें 11 सेब है, तो कंज्यूमर किसको चूज करेगा, जिसमें 11 सेब है, तो इसको कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फिर है प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, जैसे ए बी सी और ए सी, ए और बी दो टोकरियां हमारे पास है, कंज्यूमर क्या करता है, ए को प्रेफरेंस करता है, ए को बी से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी कि ए को चुनता है। फिर दो और टोकरियां हैं बी और सी, इसमें क्या करता है कंज्यूमर, बी को सी से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो अब ए और सी का अगर देखेंगे तो ए को बी से तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है और बी को सी से, तो यानी कि ए को सी से भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसी तरह से ये होता है, एक ट्रांजिटिव बिहेव वो करता है। नेक्स्ट देखिए, अजम्पशन ऑफ वीक ऑर्डरिंग। हम इसके बाद पढ़ेंगे जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आएगी सैमुअल्सन की, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की गई है, मगर ये जो थ्योरी है ये वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, MRS एक्स वाई, ये हमारा स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का। ये क्या होता है, डिमिनिश होता है, हमेशा डिमिनिशिंग घटते रेट में होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, जो भी हम एनालाइज करेंगे थ्योरी को बाद में। फिर है अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की अजम्पशन उसमें भी हमने पढ़ी थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, और कंटिन्यूटी की अजम्पशन इसमें भी है। देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है, जैसे आप एक सेब खा रहे हैं, उसके तुरंत बाद दूसरा खा रहे हैं, फिर तीसरा खा रहे हैं, फिर चौथा खा रहे हैं, फिर खाते खाते क्या हो जाता है, फिर आपको जो है मार्जिनल रेट ऑफ आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होने लगता है। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी में कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेब आपने आज खाया, एक कल खाया, एक परसों खाया, तो इस तरह से आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम नहीं होगी, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था। सेम वही चीज़ इसमें है। बोथ गुड्स आर गुड एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। जो हम दो गुड्स की स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर किस तरह से दो गुड्स के कम्बिनेशन को परचेज करता है अपनी लिमिटेड इनकम से, तो वो गुड्स क्या होगी, वो आपस में सब्सटीट्यूट्स होगी। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, बट ये सब्सटीट्यूट है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अजम्पशन हमारी है यूटिलिटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे हमने पढ़ा एक टोकरी में 10 सेब है, एक में 11 है, तो 11 वाली टोकरी हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, सेटिस्फेक्शन माने ज़्यादा यूटिलिटी देगी। तो इसी तरह से ये नंबर्स पर डिपेंड करती है। फिर है यूटिलिटी डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट है सेब की टोकरियाँ, सेब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मेरी अपनी धारणा। मान लीजिए मेरे को सेब पसंद है तो मैं खाऊंगी तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरी फ्रेंड है उसको भी सेब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाएगी तो उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट तो सेम है, बट किसी को यूटिलिटी मिल रही है उस ऑब्जेक्ट से और किसी को यूटिलिटी नहीं मिल रही, यानी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है सब्जेक्टिव है। फिर यूटिलिटी इज़ साइकिक एंटिटी, यानी कि हमारे दिमागी तौर पर ही, हमारे साइकोलॉजिकल फीलिंग पर ही ये जो है बेस्ड है। फिर देखिए नॉन सैटिस्फैक्शन। नॉन सैटिस्फैक्शन क्या होता है कि हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है, इसको एज्यूम करके ही हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। अगर पूर्ण संतुष्टि होगी, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो पूर्ण तृप्ति पॉइंट पर नहीं पहुंचते हैं, हम यहीं पर कहीं अपना कंजम्पशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बोथ गुड्स आर गुड। अब गुड और बैड गुड भी, इसमें भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, आप डिटेल में आपको समझ आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड आप वीडियो देख लेंगे, आपके मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन जो भी है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, सारे
इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तालिका में क्या क्या है, एक हमने कम्बिनेशन लिया हुआ है गुड वाई और गुड एक्स का, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को लिया हुआ है। देखिए कितने कम्बिनेशन है, 4 कम्बिनेशन। इसमें 4 कम्बिनेशन में क्या क्या है, गुड एक्स 1 है, गुड वाई 12 है। एक गुड एक्स के साथ हम 12 गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं। फिर दूसरी, जब एक्स कमोडिटी की हम दूसरी यूनिट लेते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर सेब है, जब हम 2 सेब लेते हैं, यहाँ लीजिए मान लीजिए आम है, तो हम 2 सेब के साथ जो है 8 आम लेते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा सेब लेने के लिए हम कितने आम छोड़ रहे हैं, 4। फिर नेक्स्ट एक और सेब ले रहे हैं तो कितने आम छोड़ रहे हैं, 3। नेक्स्ट और एक सेब ले रहे हैं तो 2, और लास्ट में 1 आम। यहाँ क्या हो रहा है, सेब का कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं। सेब का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेब के लिए हमारी कम हो रही है। इसका कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इसकी हमारी बाद में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, यहाँ से कम हो रही है, तो यहाँ पर जो है टोटल यूटिलिटी क्या है, वो एक इंडिफरेंस कर्व पर सेम रहती है। सेम कैसे रहेगी, यहाँ से घट रही है, यहाँ से बढ़ रही है, ये सेम ही रहेगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये इस तरह से होगा। ये पेपर में पूछा जाता है। यूटिलिटी दिया हुआ है एक्स और वाई कमोडिटी की, इसको हम ए मान लेते हैं। जैसे फिर यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू ए। यूटिलिटी एक्स वाई तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, अगर हम दोनों कमोडिटी ज़्यादा खरीदते हैं तो। इसी तरह से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर और फिर यूटिलिटी एक्स वाई का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर जब जाते हैं तो ये आएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मार्जिनल जो मार्शल की कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, उसको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने यूटिलिटी फंक्शन को लिखना है तो वो इस तरह से आएगा। इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा होगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम यूटिलिटी को इस तरह से लिखेंगे, यूटिलिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स, प्लस करेंगे इसको यूटिलिटी वाई इंटू वाई। ये देखिए ये यूटिलिटी है, ये एक्स कमोडिटी की यूनिट्स है। ये यूटिलिटी है एक्स वाई से जो यूटिलिटी मिल रही है, और ये है वाई की जितनी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें क्या है कि एडिटिव यूटिलिटी की बात की गई है कि एक एक गुड्स का जितने का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उन सब की यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं, इसीलिए इस तरह से आती है ये। नेक्स्ट देखिए, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, और एन इंडिफरेंस मैप पोर्ट्रेज कंज्यूमर द स्केल ऑफ प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस के स्केल को बताता है। इट शोज द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच हैव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए कैसे, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए एक एक्स है, एक एक्स और एक वाई का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, वाई अगर सेम भी रहेगी तो भी एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर एक्स सेम भी रहेगा तो वाई का कंजम्पशन बढ़ रहा है। यहाँ पर दोनों का कंजम्पशन भी बढ़ सकता है, देखिए एक्स और वाई। तो इसी तरह से हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका स्लोप कैसे होता है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड। फिर है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, कॉन्वेक्स है ऑरिजिन की तरफ। फिर है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे नहीं हो सकते हैं। एन a higher indifference curve represent a higher level of satisfaction than a lower indifference curve, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर है indifference curve can neither touch horizontal nor vertical axis, indifference curve कभी भी ऐसा या फिर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है indifference curve may not be parallel,
अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे होंगे, इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी हो सकता है, एक मान लो ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, ऐसा पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्लोप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स अगर हैं तो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप अलग अलग होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, ये है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और ये हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स के केस में। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देखते हैं, यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है, तो इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर मैं यहाँ मान लीजिए सेब है, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, यहाँ पर 1 2 3 4, एक सेब के लिए मैं एक आम ही छोड़ूंगी। दूसरा सेब मैंने लेना है, एक एक्स्ट्रा सेब मैंने लेना है, तो उसमें भी देखिए 4 - 3 मैं एक आम छोड़ूंगी। अगर मैंने तीसरा सेब लेना है तो भी मैं एक आम ही छोड़ूंगी, यानी कि 1:1 रेशो में। तो यहाँ पर MRS क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर इसमें क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को एक फिक्स रेशो में कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए जूते हैं, एक पैर का जूता है, दूसरे पैर का जूता है, ऐसा नहीं कि इस पैर में मैंने 3 जूते ले लिए, इसके लिए 2 ले लिए, ऐसा नहीं। फिक्स्ड रेशो में 1:1 में, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है 2:1 में 2x अगर कंज्यूम करने हैं तो उसके साथ 1x ज़रूरी है कंज्यूम करना। तो इस तरह से रेशो अलग अलग हो सकता है, बट जो रेशो होगा वो फिक्स रहेगा। इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें ये राइट एंगल होता है। पेपर में पूछा जाता है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, ये होगा राइट एंगल। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसको थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में यूटिलिटी फंक्शन ये हुआ, इसको याद कर लो, नोट कर लो, कॉपी में लिख के रखो, ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछा जाता है। यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू AX + BY। इसमें क्या है, एक्स कॉमोडिटी, वाई कॉमोडिटी, फिर अल्फ़ा A और B क्या है, ये पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर के, या मान लीजिए 2x का कंजम्पशन कर रहे हैं, 3y का। ऐसा नहीं है कि 0y 0x, ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव नंबर, इसलिए कि हम चीज़ों को कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहे हैं। इसी तरह से स्लोप अगर देखेंगे इसमें कैसा होगा, तो स्लोप होगा -a / b। तो इसमें नेगेटिव साइन लगता है, नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है। अब ये स्लोप कैसे बनता है, स्लोप यहाँ से बनेगा। अब इस स्लोप को हम एक बार बना के देखते हैं। ये जो ये है यूटिलिटी, इसमें अगर हम ऐसा लिखें, यूटिलिटी x1 यूटिलिटी x2 इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 y को मैं x2 लिखती हूँ, b y2। अब देखिए इस पूरे को मैंने मान लिया k, क्या माना इस पूरे को k, और आगे हमारा क्या बचता है, AX1 + BX2। तो इस k को मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगी राइट साइड, और यहाँ से जो है मैं x2 इसको इस तरफ ले आऊँगी। अब इसको ऐसा क्यों करूँगी मैं, अब पहले कर लेते हैं। BX2 को इस तरफ लेके आए, k को उस तरफ ले गए, और -AX1। तो अब देखिए क्या करना है, x2 को यहीं रखते हैं, k के नीचे b लिख दिया, -a/, और ये b इस तरफ यहाँ भी आ गया, तो ये हमारा बन गया x1। तो ये हमारा क्या बन गया, स्लोप बन गया। किसका स्लोप बन गया, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। किसमें, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व में, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब इंडिफरेंस कर्व होगा तो स्लोप हमारा ये होगा। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरफ जो हमारा हुआ ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विद 1:1 रिलेशन, जैसे यहाँ पर है एक सेब के लिए एक आम दिया जा रहा है, तो स्लोप क्या होगा हमारा, -1 होगा। अगर 2x 1y, मतलब कि रेशो ये होगा कंज्यूम करने का,
तो यूटिलिटी फंक्शन हमारा ये होगा, यानी कि यूटिलिटी x और y 2x + 1y, मतलब कि 2x के लिए 2x और 1y को साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा। इसमें स्लोप क्या होगा, इस यूटिलिटी फंक्शन में स्लोप हमारा होगा 2। कैसे 2 होगा, देखिए ये 2 की जगह 2x 1 है तो 1 2/1, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। इस 1 को नहीं लिखते हैं तो 2 स्लोप होगा। इसीलिए जो है यूटिलिटी फंक्शन, अगर स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, इसमें कैसा होगा, मान लीजिए हमने इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया x और y का, तो ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन आएगा। अब देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इसमें क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व के 2 पोर्शन होते हैं, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। और इसका अगर हम यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे तो ये पेपर में पूछा भी गया है नेट में बहुत बार, तो इसके यूटिलिटी फंक्शन में मिनिमम लिखा होता है, क्योंकि इसका मिनिमम जो है कंजम्पशन करना ही पड़ता है रेशियो में। तो यहाँ पर मिनिमम लिखा होगा, मिनिमम एक्स वाई। यहाँ देखिए यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये इसको याद रखना है। और इसका स्लोप कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली जो इंडिफरेंस कर्व होगा ये, इसका स्लोप क्या है, 0। जो वर्टिकली होगा इसका स्लोप क्या है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये इसका स्लोप होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ बैड गुड। अब बैड गुड के केस में स्लोप क्या होता है, गुड गुड्स क्या होती है, बैड क्या होती है, इसमें हम इसको थोड़ी देर में समझेंगे लास्ट में, जब पूरा हम एक साथ इंडिफरेंस कर्व समझेंगे। या फिर अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट, बैड गुड यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम जितना ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, इसे मान लीजिए बैड गुड। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर बैड गुड लिया हुआ है, रिस्क भी हमारे लिए बैड गुड है, और यहाँ पर क्लोथिंग को अच्छी गुड लिया हुआ है। तो एवरेज रिटर्न, जैसे पैसा इन्वेस्ट कर लिया उसमें हमें रिस्क मिलता है तो ये बैड गुड है, रिटर्न मिलेंगे तो ये अच्छी गुड है। तो बैड गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व हमारा होता है इस तरह शेप का, देखिए ये। तो इसमें क्या होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर जो अगर ये लेफ्ट साइड को इंडिफरेंस कर्व हमारा जाएगा तो हम गुड गुड का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, और ये जो पॉल्यूशन है बैड गुड, इसका कंजम्पशन हम कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कंजम्पशन सेम रहेगा, इसको हम अच्छी गुड की तरफ इंडिफरेंस कर्व हमारा जाएगा और वो हायर सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। देखिए प्रॉब्लम ऑफ पोर्टफोलियो इन इंडिफरेंस कर्व, जब पोर्टफोलियो प्रॉब्लम आती है तब भी यही वाला इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया जाता है। टोबिन का हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, उसमें आगे ये आएगा। फिर देखिए बैड और अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट, मोर ऑफ इट विल लोअर द सेटिस्फैक्शन, लेस इज प्रेफरेबल टू मोर। इसमें क्या है कि जितनी ज़्यादा ये बैड गुड होगी सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा कंज्यूमर का। फिर है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप होगा, ऐसा है अपवर्ड। फिर है पॉल्यूशन विल रिड्यूस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इन ऑर्डर टू कीप हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट। हाँ ये मैंने ऊपर इंक्रीज बोला था कि यहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा कि कंज्यूमर जो है क्लोथ का कंजम्पशन बढ़ा देगा, और क्या होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज अपवर्ड एंड टू लेफ्ट। इस वजह से जो है ये जो इंडिफरेंस कर्व होगा, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है ये लेफ्ट साइड को अपवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल गुड। इसमें स्लोप कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व का, देखिए न्यूट्रल गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व होगा। अब देखिए वर्टिकल किस सिचुएशन में होगा, वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व तब होगा जब देखिए वर्टिकल एक्सिस पर हम
न्यूट्रल गुड्स को ले रहे हैं, अगर न्यूट्रल गुड को वर्टिकल एक्स पर ले रहे हैं तो ये वर्टिकल होगा, अगर न्यूट्रल गुड को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का। अब इसमें कैसे याद रखना है, इसमें याद रखना है कि जहाँ पर न्यूट्रल कमोडिटी है वहाँ पर ये जो है उस तरफ को इंडिफरेंस कर्व जो है होंगे, न्यूट्रल गुड्स वाले जो एक्सिस होगा उसको ये टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए न्यूट्रल गुड्स यहाँ पर है इस कर्व में, तो ये इसको टच नहीं करेगा, इसके सामने से जाएगा। तो इसी तरह से ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम पूरा इंडिफरेंस कर्व देखेंगे कि गुड गुड क्या होती है, बैड गुड्स क्या होती है, कैसे उसमें सेटिस्फैक्शन कम और ज़्यादा होता है। अब देखिए ये है एक इंडिफरेंस कर्व, सेटिएशन और पॉइंट ऑफ ब्लिस इसमें हम देखेंगे। सेटिएशन क्या होता है कि इंसान को पूरे तरीके से तृप्ति हो जाती है चीज़ों को कंज्यूम करके, अगर उससे ज़्यादा उसको, मान लीजिए मैंने 10 सेब खाए, मेरे को पूरी तृप्ति हो गई, उससे ज़्यादा अगर मेरे को दिया जाए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो वो पूर्ण तृप्ति पॉइंट यहाँ पर होता है बिल्कुल सेंटर में। अब देखिए मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये है, और यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है। तो मैं हायर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हायर सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, मगर यहाँ पर जब मेरा सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मेरा मन भर जाता है उस चीज़ से कि मैंने उसको उतना कंज्यूम कर लिया है, तो इसके बाद भी अगर मैं कंज्यूम करूँगी तो क्या होगा, मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, मेरा सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। तो यहाँ पर इस इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी हो जाती है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद जो है, इस ब्लिस पॉइंट के बाद वो दोनों चीज़ें जो यहाँ पर मेरे को अच्छी लग रही थी, जिनका मैं कंजम्पशन कर रही थी और कंटिन्यूसली यहाँ तक कंजम्पशन बढ़ा रही थी, यहाँ के बाद वो दोनों चीज़ें मेरे लिए बैड हो जाती है, बुरी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कंजम्पशन करूँगी तो मेरे को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बैड देखो यहाँ पर बैड हो गई। अगर इसको और इसको अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पोर्शन में ये एक्स गुड है, यहाँ पर एक्स गुड मैंने लिया हुआ है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो इसके इस पॉइंट के आगे क्या होगा, मेरा एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो एक्स गुड यहाँ पर मेरे लिए बैड हो जाएगी, क्योंकि मेरा मन भर गया, मैं यहीं तक कंजम्पशन करूँगी। तो इस पॉइंट पर एक्स गुड मेरे लिए बैड हो जाती है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, अगर यहाँ पर मैं अब कंजम्पशन करती हूँ, इस सेटिएशन पॉइंट के ऊपर अगर मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर वाई गुड मेरे लिए क्या है, बैड हो जाती है। तो इसीलिए गुड और बैड, और यहाँ से ऊपर यहाँ से सामने, आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर गुड है तो यहाँ पर भी गुड होगा, ऊपर नीचे आमने सामने सेम चीज़ लिखी जाती है। तो इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व होता है, और ये बीच में जो है पूर्ण तृप्ति पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बजट लाइन को। बजट लाइन को जो है प्राइस लाइन भी कहा जाता है। अब देखिए बजट लाइन की इक्वेशन। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। P1x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Px प्लस Py, एक्स और वाई जैसे हमने यहाँ डायग्राम पर लिया, एक्स गुड वाई गुड, यहाँ पर हम x1 और x2 लेंगे तो ये xy ही होगा। तो ये x2 x1 में आप कंफ्यूज मत होना, ये x गुड और y गुड ही है जो हमने एक डायग्राम के दोनों तरफ ली है। तो अब देखिए इसमें क्या है, M का मतलब क्या है, M का मतलब है मनी, इनकम जो कंज्यूमर के पास है खर्च करने के लिए, और P1 का मतलब है X1 कॉमोडिटी का प्राइस जो हमने यहाँ लिया हुआ है, और P2 का मतलब है X2 कॉमोडिटी का प्राइस, और X1 क्या है, क्वांटिटी किसकी, X कॉमोडिटी की क्वांटिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और X2 क्या है, इस Y कॉमोडिटी की क्वांटिटी, X2 कॉमोडिटी, मान लीजिए X2 ही हमने लिया, X2 की क्वांटिटी। और P1 और X1 क्या बनता है हमारे पास, प्राइस और उस क्वांटिटी X1 की यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा X कॉमोडिटी पर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो वाला।
और ये हमारा आ जाएगा खर्चा वाई कॉमोडिटी पर जो हम टोटल खर्चा करें, और इन दोनों खर्चे को अगर मिलाएंगे तो ये किसके बराबर है, कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर, जो वो सारी इनकम जो है इस पर खर्च कर रहा है एक्स और वाई के कंजम्पशन पर। अब देखिए बजट कंसंट्रेट क्या होता है, ये यहाँ पर हमने साइन देखिए चेंज हो गई, यहाँ इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जितनी इनकम है या तो हम वो सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च कर लेते हैं या फिर उससे कम खर्च करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से मैंने 50 खर्च कर लिए तो 50 बच गए, या तो मैं 100 के 100 खर्च कर सकती हूँ या तो 50। ऐसा नहीं कि मेरे पास है 100 रुपये मैं खर्च कर रही हूँ 200, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये रहेगा हमेशा लेस देन इक्वल टू इतना, ये होगा बजट कंसंट्रेट। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम बजट लाइन को पढ़ते हैं, प्राइस लाइन को पढ़ते हैं, तो हम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो गिवन मान लेते हैं जो मार्केट में दिया हुआ है, और कंज्यूमर की जो है इनकम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप देख लेना। अब इस बजट इक्वेशन से हमने स्लोप ड्रॉ करना है बजट लाइन का। अब देखिए कैसे स्लोप बनेगा, यहाँ पर जब भी हम ये जैसे ये है, अब इसमें जब हमने एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो इसमें एक तरफ हम इस तरफ हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इस साइड हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसका कंजम्पशन डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और जब जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन में क्या रूल होते हैं कि इक्वेशन में आपके लेफ्ट साइड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए और राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू आती है वो हमारा स्लोप बन जाता है उस इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर P2x2 हमने इस तरफ लिया लेफ्ट साइड, क्यों लिया, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे डिपेंडेंट है, ये हमारे पास x कॉमोडिटी है, पहले हम एक कंज्यूम कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो x कॉमोडिटी जब हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए y कॉमोडिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ रहा है, यानी कि x कॉमोडिटी को हम स्वतंत्र रूप से इसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर, क्योंकि x के लिए हम y को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए आगे देखेंगे, इसको लिया, अब P2 से दोनों तरफ इसके नीचे ले गए तो ये बन जाएगा हमारा इंटरसेप्ट और ये बन जाएगा स्लोप, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x2 डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये डायग्राम में किस तरह से ड्रॉ किया है। अब देखिए चेंज इन इनकम एंड शिफ्ट द बजट लाइन। अब यहाँ पर इनकम को हमने इंटरसेप्ट में माना है, इंटरसेप्ट में माना है तो क्या होगा, जब इनकम चेंज हो जाएगी हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन ए बी है। मान लीजिए कंज्यूमर के पास पहले 100 रुपये थे, फिर हो गए 200 रुपये, 200 रुपये बढ़ गए तो पहले वो एक्स इतनी क्वांटिटी ले रहा था और वाई की इतनी क्वांटिटी ले रहा था। तो जब इनकम बढ़ गई तो एक्स और वाई दोनों ज़्यादा खरीदेगा। देखिए तो क्या होगा, बजट लाइन जो है राइट साइड शिफ्ट होगी। सेम ऐसा होगा कि अगर उसके पास बजट पैसा कम हो गया तो पहले वो इतना खरीद रहा था, अब वो एक्स इतना और वाई इतना ही खरीदेगा, कम खरीदेगा, यानी कि लेफ्ट साइड को बजट लाइन हमारी शिफ्ट होगी इनकम कम होने से। अब नेक्स्ट देखिए, चेंज इन बजट लाइन एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन पी एक्स। जब एक्स कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो क्या चेंज आएगा बजट लाइन में। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने कॉमोडिटी एक्स को लिया है, ये मान लीजिए इनिशियल प्राइस लाइन है। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इनिशियल बजट लाइन हमारे पास है। अगर एक्स कॉमोडिटी का इनिशियल, इस पर हम मान लीजिए इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्स कॉमोडिटी का Q2 कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। प्राइस मान लीजिए पहले 10 रुपये था, अब 5 रुपये हो जाता है, 5 रुपये हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एक्स की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, तो हमारी एक्स की बजट लाइन क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट होगी तो वाई कॉमोडिटी का कंजम्पशन हम सेम रखते हैं तो एक्स कॉमोडिटी का हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। ऐसा ही होगा जब प्राइस अगर 10 रुपये से 15 रुपये बढ़ जाएगा तो हम पहले इतना कंजम्पशन कर रहे थे, फिर क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे
एक्स कमोडिटी का। सेम ऐसा वाई कमोडिटी के केस में होगा। देखिए यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी को लिया है, ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है। अगर वाई कमोडिटी, ये हम स्टार्टिंग में मान लीजिए कंजम्पशन कर रहे हैं एक्स का इतना, वाई का इतना। अब क्या होता है, वाई कमोडिटी का प्राइस हमारे पास बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो हम वाई की पहले इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, अब कितनी, सिर्फ इतनी खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो बजट लाइन हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर प्राइस हमारा कम हो जाता है तो हम वाई कमोडिटी ज़्यादा खरीदेंगे, वाई का प्राइस कम होने से ज़्यादा खरीदेंगे तो बजट लाइन हमारी ऊपर शिफ्ट होगी। इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक बार आप कॉपी पे डायग्राम बना के अच्छे से समझना है। तो इस तरह से देखिए स्लोप। अब स्लोप अगर आपसे पूछेंगे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप जो है रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में। जैसे यहाँ पर x और y है, ये बजट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या है, ये तो रिलेशनशिप बताएगा x और y के बीच में। और कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। तो ये क्या बता रहा है, नेगेटिव रिलेशन है x और y के बीच में। अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y को कम करना पड़ेगा। स्लोप एक तो इसको बताता है, एक ये बताता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगर x में चेंज करना है तो y में कितना चेंज करना पड़ेगा, उसको जो है स्लोप के द्वारा उस बात का पता चलता है। तो ये है स्लोप। अब बजट लाइन देखिए, बजट रेखा क्या है, बजट लाइन है ये उन सभी बंडलों को दर्शाती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। ये ए बी बजट लाइन है। अगर इस बजट लाइन पर देखेंगे, हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। तो सारे पैसे हमारे इस बजट लाइन पर खर्च हो रहे हैं। अगर इसके अंदर हम खर्चा कर रहे हैं, इट मीन्स हम खर्चा कम कर रहे हैं, बजट हमारे पास इतना है, तो क्या होगा, P1x1 प्लस P2x2 लेस देन M। क्या है, पैसे हमारे पास ज़्यादा है, खर्चा हम कम कर रहे हैं। तो ये होगा बजट लाइन के अंदर वाले एरिया पर हम खर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, अगर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ना है ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में, तो वहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो अब बजट लाइन का स्लोप तो हमने पढ़ लिया, अब इंडिफरेंस कर्व का देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स देखिए, यूटिलिटी में चेंज किसकी वजह से, एक्स कमोडिटी में कंजम्पशन करने की वजह से। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या है, यूटिलिटी में चेंज होगा किसकी वजह से, वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को चेंज करने की वजह से। इसको डिवाइड करके अगर हम लिखेंगे तो ये ऊपर जाके यूटिलिटी कट जाएगी, तो ये आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब स्लोप ज्ञात करने का तरीका जैसे हमने पीछे देखा, सेम वही तरीका है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट साइड में रहेगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में आएगा। अब देखिए यहाँ पर y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर yx, तो y को हम लेफ्ट साइड लेके आए हैं, x को हमने रखा है राइट साइड। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इंटू एक्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो सारा मिला के टोटल यूटिलिटी बनती है। बट टोटल यूटिलिटी हमने पढ़ा है कि एक इंडिफरेंस कर्व में टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अब देखिए इसको इस तरफ रखा, उस तरफ, और यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, x के साथ क्या आता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये हमारा बन जाता है स्लोप, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ है। और tu और mu क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर, इंटरसेप्ट। और ये y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक और तरीका देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, टोटल यूटिलिटी में हमने चेंज नहीं करना है। जब हम x और y कमोडिटी का कंजम्पशन या तो कम करते हैं या तो बढ़ा देते हैं, तभी ये चेंज आया है डेल्टा x डेल्टा y। तो इसमें चेंज होने से टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसको अगर करके देखेंगे तो
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये हमारा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। अब नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। अब कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो पहली कंडीशन क्या है, टेंजेंसी बिटवीन द गिवन बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये दोनों आपस में टच होने चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। टच होने का मतलब क्या है, यहाँ पर बजट लाइन में, बजट लाइन का स्लोप क्या है, -P1 अपॉन P2, और इंडिफरेंस कर्व है हमारे यहाँ पर, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका स्लोप है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारी, यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पर टच किया था, फर्स्ट कंडीशन में कहा था कि टच होना चाहिए। अब ये नहीं कहा था कि जिस वक्त टच हो रहा है उस वक्त इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। हो सकता है कॉनकेव में भी टच करे ये, तो बट ये कंडीशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए सेकंड कंडीशन को लेना पड़ता है, जिसको सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। तो ये नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा रह गया। मेरे को लग रहा है एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा हो रही है। अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रही है तो बता देना, कमेंट करना, मैं आगे से एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करूँगी, तो इस करके जो है हमारा रिवाइज जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कॉर्नर सॉल्यूशन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कॉर्नर सॉल्यूशन। हमने अभी पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मिडल में ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है इस पॉइंट पर। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पर या यहाँ पर कैसे होगा, इसमें कुछ कंडीशन है। देखिए कॉर्नर इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व में हम देखेंगे, फिर देखेंगे कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व में, फिर देखेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। अब देखिए परफेक्ट इक्विलिब्रियम, कॉर्नर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व जब है कॉन्वेक्स होगा उस वक्त कैसे होता है। कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। कॉर्नर यानी कि या तो इस कॉर्नर पर इक्विलिब्रियम हो रहा है या तो इस कॉर्नर पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है। अब यहाँ पर अगर कंजम्पशन हो रहा है तो इट मीन्स एक्स कमोडिटी का तो इतना कंजम्पशन कर रहा है, वाई कमोडिटी का क्या है, जीरो कंजम्पशन। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वाई कमोडिटी का तो इतना कंजम्पशन हो रहा है, एक्स कमोडिटी का जीरो कंजम्पशन है। तो इसका कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है दूसरी कमोडिटी कंज्यूमर को महंगी लगे उस वजह से ना खरीदे, या फिर हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो इस वजह से ना खरीदे। अब ये और ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछी गई है पहले। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ देखिए इसमें इंडिफरेंस कर्व सेकंड है, ये थर्ड है और फर्स्ट है। जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पर जो है इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है किसको, बजट लाइन को। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, अगर स्लोप हम देखेंगे दोनों का, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में पहले कि कॉर्नर पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ग्रेटर देन ये होता है या लेस देन होता है या इक्वल होता है। तो कॉर्नर सॉल्यूशन में MRS एक्स वाई लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, बट इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा कैसे, यहाँ आप स्लोप देख सकते हैं, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बजट लाइन है इसका स्लोप कम है और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमारे ज़्यादा है।
जैसा कि हमने यहाँ पर इक्वेशन में भी लिखा हुआ है MRSXY ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y, यानी कि बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा है, बजट लाइन नहीं सॉरी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज़्यादा है बजट लाइन से। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉर्नर सॉल्यूशन है कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व में। अब कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, यहाँ पर तो टच हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये हायर इंडिफरेंस कर्व है इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पर भी कंज्यूमर जो है, इस पॉइंट पर भी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, बट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पर। क्यों होगा, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉनकेव में हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉर्नर सॉल्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो इंडिफरेंस, इनमें याद रखना है, इस पीछे कॉनकेव में भी आपने देखा होगा और इसमें भी, कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा उस पॉइंट के कॉर्नर में कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है बजट लाइन, बजट लाइन, और ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर बजट लाइन यहाँ पर भी टच कर रही है, यहाँ पर भी। तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व ये वाला है IC4, तो यहाँ पर कॉर्नर सॉल्यूशन होगा। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये बजट लाइन है, ये हमारे इंडिफरेंस कर्व है। तो फोर्थ इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर है, तो कॉर्नर सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ X कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा, यहाँ पर सिर्फ Y कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, कॉर्नर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स होगी तो कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हमें पता है राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो यहाँ पर ये है हमारी बजट लाइन, ये हमारे यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं। तो ये बीच वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो कॉर्नर है ये टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व IC2 जस्ट टचिंग द बजट लाइन AB एट पॉइंट E, जो कि यहाँ पर है, विच इज़ कॉर्नर ऑफ द IC2। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। एक्सप्लेनेशन के लिए बता देना है, शॉर्टकट में करें या फिर एक्सप्लेनेशन इतनी रखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।